हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली बच्चों तैयार हो तुम लोग आज के डिस्कशन के लिए? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बच्चों जितना भी तुम थ्योरी पढ़ोगे ना आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को सब समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने बैठोगे ना बच्चों, यू विल ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट। और जो बच्चा डिफिकल्टी छोड़ के भाग जाता है ना वो हमेशा रोटेशन और 11th की फिजिक्स में परेशान रहता है। जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके अपनी उन डिफिकल्टीज को दूर कर लेता है उसका रोटेशनल मोशन हमेशा के लिए सॉलिड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और उसको कभी डर नहीं लगता। तो यही कोशिश करना बच्चों। आपने होमवर्क किया है, वैसे तो मैंने आपको इतना सफिशिएंट टाइम दिया था कि आप होमवर्क पूरा कर पाओ, लेकिन अगर किया है या नहीं किया है वो क्या सीन है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होने चाहिए। मतलब होमवर्क करोगे तो प्रैक्टिस करोगे ना। और फिर बच्चों आज डिस्कशन में पार्टिसिपेट जरूर करना। सर हमको क्वेश्चंस करने में ज्यादा इजी लगता है, थ्योरी पढ़ने में नहीं मजा आता। ओके, ये अच्छी बात है क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस ही करने हैं एग्जाम में ना। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना वक्त जाया किए हुए। 28 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 28 के बाद बच्चों 29 से लेके 35 तक आपके जो जो डाउट हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मेरा ये डाउट है। 29 से लेके 35 तक, 29 से लेके 35 तक। रोटेशन तो बच्चों तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमने इसके क्वेश्चंस किए होंगे। अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं। तो 29 से लेके बच्चों 25 तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? 29 से 25 तक, सॉरी 35 तक। सो मेरे को एक ही बच्चे ने अभी तक डाउट भेजा है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 33। विनय का 29 आ गया। 29, 33, 35, 29, 33, 35 तीन क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं 29 से लेके 35 के बीच में। ठीक है, ओके। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। 29th, a particle of mass 2 kg located at this position have a velocity this, its angular momentum about the z axis is जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है इन्होंने, किसी पॉइंट के अबाउट नहीं पूछा इन्होंने। इसके अबाउट पूछा है बच्चों जेड एक्सिस के अबाउट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में बोला था कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। जब भी आपसे किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछा जाए, किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए, तो उस एक्सिस के ऊपर एक अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट ले लेना, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेना, उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेना, और उस एंगुलर मोमेंटम का उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस कहलाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? ये सब मैंने बताया था। ओके बच्चों, एंगुलर मोमेंटम के आपको टोटल 3 तरीके के केसेस मिलते हैं। ये मैं सब आपका रिवीजन भी करवाता जा रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास, एक पॉइंट मास जो v वेलोसिटी से चल रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, उसका एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा जा सकता है, जैसा इसमें पूछा है। कई बार प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पार्टिकल का पूछा होता है, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए होंगे, क्लास में भी कराए थे और यहाँ पे भी किए हैं। ठीक है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बॉडी को आपने हिंज कर रखा होता है, तो उसमें तो बच्चों बहुत ही आसान होता है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट हिंज एक्सिस आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है, वो तो बहुत ही आसान होता है। तीसरा केस होता है एंगुलर मोमेंटम का बच्चों जिसमें सीटीआरएम जो होता है, जिसमें एक बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही होती है, उसका भी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते थे बच्चों? हम पहले सेंटर ऑफ मास को पार्टिकल कंसीडर करते थे और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हम क्या कर देते बच्चों? आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा लगा देते थे। ठीक है, तो सीटीआरएम में जो फंडे लगते हैं ना बच्चों, वो पहले दोनों वाले फंडे सीटीआरएम में यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये था बच्चों पूरा एंगुलर मोमेंटम के बारे में कहानी। तो इन्होंने जेड एक्सिस के अबाउट पूछा, तो जेड एक्सिस पे एक पॉइंट जिसका नाम होता है ओरिजिन, ये जेड पे भी होता है और ये एक्स पे भी होता है और ये वाई पे भी होता है। खैर इन्होंने तो सिर्फ हमें जेड एक्सिस का लॉन्ग पूछा है, तो मैंने ओरिजिन अपना पॉइंट कंसीडर कर लिया। मैंने कहा कि ओरिजिन के अबाउट हम जो है क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे बच्चों, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को बना लो। जिस पॉइंट पे मास है बच्चों, मान लो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये जो होता है ना बच्चों, ये r वेक्टर का काम करता है, ये v वेक्टर का काम करता है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o जो आएगा ना बच्चों, m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम अबाउट o। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ये होता है m r क्रॉस v के बराबर, m r क्रॉस v के बराबर। आर वेक्टर बच्चों क्या है यहाँ पे आपको, आई कैप प्लस का जे कैप के बराबर। ठीक है,
और वी वेक्टर क्या बच्चों यहाँ पे 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप के बराबर। अगर आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ देखोगे ना बच्चों तो m इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बराबर होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम m की वैल्यू कितनी बच्चों 2 किलोग्राम, बाद में इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आर क्रॉस वी की वैल्यू बच्चों अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। आर क्रॉस वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। आर क्रॉस वी, आर हो जाएगा बच्चों 1 1 0, 2 माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है। तो आर क्रॉस वी आ जाएगा बच्चों हमारे पास आई कैप, ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस का 0 माइनस का जे कैप ये हो गया, ये हो गया 2 माइनस का 0 प्लस का के कैप माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है। तो आर क्रॉस वी की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, आर क्रॉस वी की वैल्यू आ गई 2i कैप 2j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है, ये आ गया। अब इसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जो आया ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी m मतलब 2 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तो यह है 4i कैप 4j कैप माइनस का 8k कैप। तो अलोंग जेड एक्सेस इसका कंपोनेंट कितना है बच्चों, माइनस का 8 के बराबर। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। सर वीडियो में लैग आ रहा है, एक मिनट ना रिफ्रेश करके देखता हूं। अब बताओ बच्चों, अब भी लैग आ रहा है क्या किसी भी तरीके का? आज जनता काफी है यार, एकदम से क्या हो गया, एकदम से जमीर जाग गया क्या? अब रोटेशनल मोशन का डिस्कशन पूरा अटेंड करूंगा मैं या बैकलॉग कंप्लीट हो गया या ड्रॉपर्स का ना यही रहता है, बैकलॉग होता ही जाता है, होता ही जाता है बैकलॉग ना, ड्रॉपर्स का बैकलॉग बच्चों होता ही जाता है और कभी कम खत्म होने का नाम नहीं लेता लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। अरे यार तुम्हारे ना मैंने इसको रिफ्रेश किया ना तो तुम्हारे जितने भी कमेंट थे ना वो खत्म हो गए, यहाँ से ना डिलीट हो गए। आप जल्दी से बच्चों एक बार दोबारा भेजो कि आपके जो जो डाउट है, अब एक बार दोबारा भेज दो। खैर मुझे जहां तक पता है 30th वाला भी डाउट था आप लोगों का ना। इसका बच्चों इन्होंने चेंज पूछा है एंगुलर मोमेंटम का अबाउट पॉइंट पी, मतलब ये डेल्टा एल वेक्टर को पूछ रहे हैं, एल वेक्टर फाइनल माइनस का एल वेक्टर इनिशियल के बराबर होगा बच्चों। अच्छा इनिशियल एल वेक्टर क्या होगा, इनिशियली आर वेक्टर बच्चों ये होगा है ना, और वी वेक्टर बच्चों इधर की तरफ है ना। तो आर क्रॉस बी किधर आ जाएगा, आर इधर वी इधर बाहर की तरफ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना बच्चों मैं उसको क्या लिख दे रहा हूँ प्लस का, और वो कितना होगा बच्चों, तो मैं पता है एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम आर इंटू वी, और ये मुझे पता है कि बाहर की तरफ आ रहा है, ये आर परपेंडिकुलर होता है अगर याद हो तो तुम्हें। यहां से बच्चों लाइन ऑफ वेलोसिटी में परपेंडिकुलर डाल देना, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये डी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एल इनिशियल जो आएगा ना वो बच्चों एम डी कॉस थीटा इंटू वी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब जब बच्चों ये जब जाएगा ना यहाँ से ऐसे वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से ही जाएगा बच्चों। अब जब ये जा रहा होगा ना तो अब आर वेक्टर बच्चों ये होगा, वी वेक्टर ये होगा, तो अब आर जो है ना इधर और आर को वी की तरफ क्रॉस करोगे ना तो अंदर की तरफ आएगा, तो जो एल फाइनल आएगा ना बच्चों वो माइनस का आएगा, और इसकी भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना वेलोसिटी वाली लाइन को एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। अच्छा ये एंगल थीटा के बराबर है तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, ये डी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एम ओ वी कॉस थीटा इंटू डी, ये आ गया बच्चों एल फाइनल। तो बच्चों चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, एल फाइनल माइनस का एल इनिशियल के बराबर, दिस माइनस का दिस माइनस का 2mv डी कॉस थीटा के बराबर आंसर आ जाएगा। इसमें डायरेक्शन का लोचा हो जाता है, कुछ लोगों का जीरो आंसर आ रहा होगा, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लो, ये हो गया आर वेक्टर, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो फिर उसमें पता है प्रॉब्लम पता है क्या आ जाएगी, उसमें ये एंगल कैसे पता करोगे तुम, एंगल पता करने में मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना। ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम
ये पर बच्चों पता है प्रॉब्लम पता है क्या होगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल आएगा, तो वो वाली चीज तुम्हें दुखी कर देगी। तो जो मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि जैसे मान लो इस वाले पॉइंट के अबाउट ये कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है वेलोसिटी से, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, इसकी लाइन को लंबा कर लो, ठीक है, यहां से डाल दो बच्चों परपेंडिकुलर, ये काम करता है आर परपेंडिकुलर का। अब मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा ना एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी के बराबर हो जाएगा। आपको बच्चों कंपोनेंट कंपोनेंट के लिए तो एंगल चाहिए होगा ना। अब जैसे देखो यहाँ पे ये एंगल अलग होगा, थोड़ी देर बाद एंगल अलग होगा, लेकिन ये चीज जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये हमेशा फिक्स रहेगी। वेलोसिटी वाली लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगी, तो ये ज्यादा आसान रहता है ना, इसीलिए तो ये टेक्निक बताई गई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली। ठीक है, पिछले दोनों क्वेश्चन से एंगुलर मोमेंटम थोड़ा और क्लियर हुआ, इस वाले से और पिछले वाले क्वेश्चन से एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा फील आया भाई। ठीक है, क्लियरिटी बढ़ी थोड़ी सी इसको लेके। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 31 भी पूछा है क्या आप लोगों ने? 31 33, अरे मतलब सारे ये लाइंस है ना, 31 33 31 32 33 35 मैं देख पा रहा हूँ। तो 31 देखते हैं बच्चों क्या है। A particle is projected at t equal to 0 from the point P on the ground with speed v naught। ठीक है, v naught स्पीड से बच्चों एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया at an angle of 45 डिग्री, ठीक है, to the horizontal। What is the magnitude of the angular momentum of the particle about point P at time this। अब देखो बच्चों इस वाले टाइम पे ना अगर आप इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हो, देयर आर टू डिफरेंट मेथड। एक तो बच्चों इस टाइम पे वेलोसिटी पता कर लो आप, तो इसकी वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट है बच्चों v नॉट बाई रूट टू के बराबर, ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट है बच्चों v नॉट डिवाइड बाई रूट टू के बराबर है ना। तो जब आप इसकी इस टाइम पे वेलोसिटी लिखोगे ना बच्चों, तो इसका जो y कंपोनेंट आएगा ना, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना आएगा, v नॉट डिवाइड बाई रूट टू माइनस का g इंटू टी माइनस का v नॉट, तो ये नेगेटिव आ रहा होगा, ये वेलोसिटी इधर आ रही होगी v नॉट 1 माइनस का 1 अपॉन रूट टू के बराबर, ठीक है, और ये वाला होगा बच्चों v नॉट डिवाइड बाई रूट टू के बराबर। अब बच्चों तुम इसका पोजीशन वेक्टर पता करोगे, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, दिस मेथड इज वेरी वेरी लेंथी, ठीक है। अगर तुम इस वाले मेथड से जानने की सोच रहे हो ना, तो भैया तुम ही जाना, हमें मत बुलाना, ठीक है, तुम ही जाना, हमें मत बुलाना। इस मेथड से नहीं करना बच्चों इस क्वेश्चन को ना। आपको मैंने एक और मेथड बताया था, टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे कितना आता है, एम जी इंटू वी वाई रूट टू इंटू टी के बराबर, यही आता है ना बच्चों। किसी भी टाइम पे जैसे पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पे mg होगा इधर, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, v नॉट डिवाइड बाई रूट टू इंटू टी के बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी ना बच्चों, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट ये आएगा, और तुम्हें बताओ कि dl डिवाइड बाई dt टॉर्क के बराबर होता है mg v नॉट डिवाइड बाई रूट टू। आकाश को याद था ये कि सर ने हमें क्लास में ऐसा कराया था, तो डेल्टा एल आ जाएगा mg v नॉट डिवाइड बाई रूट टू इंटू टी स्क्वायर, मतलब वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g स्क्वायर, तो m वी नॉट की पावर 3 डिवाइड बाई 2 रूट टू जी, ठीक है, m वी नॉट की पावर 3 डिवाइड बाई 2 रूट टू जी, दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको जब मैं सबसे पहली बार बच्चों में, देखो मैं कभी भी बच्चों से झूठ नहीं बोलता, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि बच्चों को मतलब सच पता होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे नहीं हमेशा सेल्फ डाउट करते रहते हैं कि यार मेरे से चीजें नहीं होती, सर तो मतलब बहुत अच्छे से बना लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहली बार पता है मैंने इस वाले मेथड से सॉल्व किया था, और मैं दुखी हो गया था, लिटरली मैं दुखी हो गया था। मतलब मैंने कहा ये क्या है भाई, और ऐसा क्वेश्चन और भी होते होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये वाला जो मेथड है ना, जब मेरे को क्लिक किया ना भाई, मेरा कहता ना जीवन में शांति आ गई कि ये क्या है ये वाला मेथड जब मेरे को क्लिक किया ना, जब एक दो बार इसमें फंसने के बाद मैंने कहा यार कुछ तो और होता होगा, सोचा तो ये वाला मेथड निकल के आ गया। तो बच्चों ऐसा नहीं है, शीट के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी, बहुत अच्छे लेवल के हैं, और ये हर एक क्वेश्चन बच्चों आपको ना आपके कॉन्सेप्ट को मतलब रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए तो बच्चे बोलते हैं कि सर की शीट सॉल्व करके ही सिलेक्शन हो जाता है। फिजिक्स आपकी पूरी हो जाती है अगर आप में से किसी बच्चे ने मेरी पूरी शीट सॉल्व कर ली, एक्सरसाइज 2 1, बस कोई आलतू फालतू की इरडो विरडो बुक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये शीट आपका सीधा रास्ता है जेई एडवांस के लिए, ठीक है, जेई मेन हो जेई एडवांस हो, सब कुछ कर सकते बच्चों अगर आपने शीट सॉल्व कर ली। अच्छा बच्चों, कल 3 बजे काइनेमेटिक्स का फ्री टेस्ट है, वो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें,
उस टेस्ट को सारे बच्चों को देना है, ठीक है। आप लोगों को भी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। मैंने पहले ही बता दिया, जेई मेन के पीवाईक्यूज ही होते हैं, बट वो थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं। तो टॉपिक वाइज आपके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो जेई मेन के पीवाईक्यूज में डिस्कस नहीं कराया हूं ना, उनकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, बहुत टाइम से मैं एक रिकॉर्ड देखता हुआ आ रहा हूं। मैं आज आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। जेई मेन में रिलेटिव मोशन से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर पूछे भी गए हैं तो बहुत इजी पूछे गए हैं। रिलेटिव मोशन उतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। इट माइट चेंज इन फ्यूचर, बट अभी तक बच्चों में पिछले 2-3 साल के पेपरों का मतलब वो कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ भी लेके आऊंगा उसको, एनालिसिस को। लेकिन रिलेटिव मोशन से बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पैनिक और बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना। बट प्रोजेक्टाइल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन से एक क्वेश्चन बच्चों, और किसी किसी पेपर में इन दोनों से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनएलएम रिलेटिवली कम पूछा जाता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बच्चों बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हमारी शीट में जो है ना बच्चों, उन्हीं से काम चल जाएगा। फ्रिक्शन के लिए आपको अलग से कहीं तैयारी करने की जरूरत नहीं। फ्रिक्शन अपनी एक्सरसाइज 1 करके चले जाओ, उसी में से वो इंक्लाइन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं फ्रिक्शन के। ये चीजें मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो जो तुम्हारे टॉपिक कंप्लीट हो गए ना, उनको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन से आपके पेपर में होगा डेफिनेटली, ठीक है। एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से। आपके सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज बच्चों में तुम्हें सब करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिजिक्स नो प्रॉब्लम। केमिस्ट्री का अनाउंसमेंट होना है कल, ठीक है। तो केमिस्ट्री की भी प्रॉब्लम तुम्हारी रिजॉल्व होने वाली है। लेकिन कौन है क्या है ये सब आपको बच्चों तभी पता चलेगा। सर न्यू बैच लॉन्च किया? न्यू बैच कौन सा लॉन्च किया है? न्यू थोड़ी है कोई। अच्छा ये बता रहा था मैं तुम लोगों को, और क्या बता रहा था? एनएलएम फ्रिक्शन से मतलब रिलेटिवली दो तीन पेपर में एक क्वेश्चन आता है फ्रिक्शन का, ठीक है। ओके, वैसे मतलब मिक्स कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। सेंटर ऑफ मास पता नहीं व्हाई दे आर नॉट आस्किंग सो मेनी, मतलब वेरी, मतलब सेंटर ऑफ मास मतलब रिलेटिवली बच्चों बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ टाइम में। सर्कुलर मोशन से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है। वर्क पावर एनर्जी का जरूर आ जाता है। रोटेशन का तो बच्चों एक क्वेश्चन होता है, लेकिन रिलेटिवली इजी आए हैं। एसएचएम का भी कम ही आता है, मतलब एसएचएम का भी आ जाता है। थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, केटीजी से, कैलोरीमेट्री और उनसे क्वेश्चंस आते हैं। इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी से हर एक पेपर में 2022 में क्वेश्चन देखने को मिला है, 2023 में भी। इलास्टिसिटी विस्कोसिटी से ये सब एनालिसिस करवाऊंगा मैं तुम्हें ना, 2022 और 2023 का सारा पूरा डिटेल में तैयार कर रहा हूं मैं। विद इन 1 और 2 डेज ये सारा आपका एनालिसिस बच्चों में करवाने वाला हूं, ठीक है। तो यार काम कर रहा हूं ना मैं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं ना। 12th का पोर्शन बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई एसी, एक एक क्वेश्चन इनसे। मॉडर्न न्यूक्लियर, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। ईएम वेव, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, एक एक क्वेश्चन इन सबसे आता ही आता है, ठीक है। 12th के क्वेश्चन से बच्चों क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। कैपेसिटर एक क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट से, और इलेक्ट्रो का मैंने बता दिया। करंट से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो से भी 2 तक आ जाते हैं कई बार। एक वेक्टर का क्वेश्चन आता है, वेक्टर का एक क्वेश्चन आता है। एक यूनिट एंड डायमेंशन का आता है। 2023 में बच्चों एरर एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन ऐसा मतलब 2024 में ना हो ऐसा नहीं होता। फ्लूइड वगैरह से रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए, सरफेस टेंशन से कम क्वेश्चन पूछे गए, साउंड वेव से भी बस डॉपलर इफेक्ट वगैरह के ही क्वेश्चन पूछे गए, मतलब समझ रहे हो। तो ये ऑब्जर्वेशन में सारा के सारा अभी बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस सारे के सारे एनालिसिस को, ठीक है। कर रहा हूँ मैं भाई, बहुत सारा काम हो जा रहा है ना एक तो। चलो खैर सर, क्या ठीक है भाई, ये कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों एम वी नॉट का पावर 3/2√2g, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ये वाला तो सॉल्व हो गया। 32 वाला भी डाउट था, 32 भी था शायद, 34 के अलावा सारे डाउट है। टू यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर एंड
2r, ठीक है। यूनिफॉर्म स्फीयर है, मास है, रेडियस r है, ईच स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू द डायमीटर, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर आर आइडेंटिकल। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आइडेंटिकल है बच्चों ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटा ऑफ दिस स्फीयर? ये आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, L ऑफ 2r डिवाइड बाई L ऑफ r। ये होगा बच्चों I ऑफ 2r वाला इंटू ओमेगा, ओमेगा 2। ऐसे कर लो बच्चों इसको, I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई I1 ओमेगा 1। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चों आपसे ना ये, ठीक है। अच्छा, क्या चीज बराबर दे रखी है? हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये दोनों बराबर दे रखे हैं। एक काम करो बच्चों, I1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे I1 से डिवाइड कर दो, I2 से मल्टीप्लाई कर दो, I2 से डिवाइड कर दो। ये दोनों चीजें ये बराबर थी। ओके, ये जो I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई I1 ओमेगा 1 है, इसको उड़ा दो, तो I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई I1 ओमेगा 1, रूट के अंदर I2 डिवाइड बाई I1। I2 क्या होता है बच्चों? रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, 2r का स्क्वायर डिवाइड बाई r का स्क्वायर। मास तो बच्चों सेम है, ठीक है। तो ये बच्चों 4 के बराबर आ जाएगा, नहीं 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों आंसर। फिक्स्ड एक्सिस का आउट रोटेशन हो रहा है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? 33 वाला, 33। A child with mass m is standing at the edge of the disk with moment of inertia I, radius r and the initial angular velocity omega। अच्छा, ये इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। सीधा फिगर भी हो, द चाइल्ड जंप ऑफ द एज ऑफ द डिस्क विद टेंजेंशियल वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों पहले इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो I प्लस का एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, पहले ही एंगुलर मोमेंटम था बच्चों, ठीक है। अब बच्चा जो है ना जंप कर गया यहां से, तो बच्चा यहाँ पे था और वेलोसिटी उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है। तो मैं बताया कि अबाउट दिस एक्सिस, अगर मैं बच्चे और इसको जो चाइल्ड है ना बच्चों, चाइल्ड प्लस का डिस्क को मैंने अपना सिस्टम कंसिडर कर लिया, ठीक है। दिस इज माय सिस्टम, ठीक है। आई प्लस का एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, आई प्लस का एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा बच्चों बराबर होगा एम वी इंटू आर प्लस का एम आर स्क्वायर आई। ये तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों इसका हो गया बच्चे का ना। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बच्चा, आर वेक्टर इधर, वी वेक्टर इधर, आर क्रॉस भी बाहर पॉजिटिव है, इसलिए मैंने प्लस का लिखा है। अगर ये उल्टा जंप करता ना बच्चों, तो आई ओमेगा तो बाहर की तरफ था, मतलब पहले वाला एंगुलर मोमेंटम तो बाहर की तरफ था, उल्टा जंप करता ना तो एम आर क्रॉस भी वो अंदर की तरफ आता, मुझे यहाँ माइनस का लिखना पड़ता। खैर, अगर बच्चा इधर जंप करता ना तो बच्चों डिस्क जो है ना ज्यादा तेजी से चलना स्टार्ट कर देती, क्योंकि उसका वो जंप करता ना तो इधर फोर्स लगा के आता, तो और तेज घूमने लग जाती। तो बच्चा उधर ही जंप कर रहा है, तो जैसे ऐसे घूम रहा था वो उधर ही जंप कर गया, तो वो पीछे धक्का मार के आया होगा, तो डिस्क जो है स्लो हो जाएगी बच्चों। मान लो ओमेगा डैश से घूम रही है, अब ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश की वैल्यू आई ओमेगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस एम वी इंटू आर डिवाइडेड बाई आई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। A uniform thin circular ring of mass m and radius 34 तो पूछा ही नहीं किसी ने, ठीक है। आई प्लस का क्यों करा सर? क्योंकि आई जो है ना वो डिस्क का दे रखा है ओनली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। एक मिनट, ये क्या हो गया? ऐसा पहले तो नहीं होता था। कुछ तो कर, एक मिनट यार, ये हैंग हो गया। उड़ ही गया।
कर दे भाई रिकवर फाइल को। देख रहे हो कैसा किया है इसने मेरे साथ। तो 34 आया भाई समझ में ये वाली बात क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का लिखना पड़ेगा ना, डिस्क का दे रखा है ना आई, तो बस आई तो सिर्फ डिस्क का दे रखा है, तो आई प्लस का बच्चों mr², बच्चे का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा ना। तो एंगुलर मोमेंटम दोनों का था ना, दोनों घूम रहे थे ना साथ में, तो डिस्क प्लस बच्चा दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा वो होगा ना एंगुलर मोमेंटम इनिशियल वाला। अब तुमने पूछा 35, a constant torque acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from a0 to 4a0 in this second। शायद किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, एक मिनट, कि सर टॉर्क जो होता है क्या वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल के बराबर होता है। पहली बात ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट टॉर्क जब होता है ना, कांस्टेंट, जैसे अगर मान लो कोई फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स को आप P फाइनल माइनस का P इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर सकते हो। कांस्टेंट फोर्स होता है ना, वो एवरेज भी उसका सेम आता है भाई। जब कोई चीज कांस्टेंट होती है ना, तो उसका एवरेज भी सेम ही आता है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने टॉर्क बोला है, वो भी कांस्टेंट, तो इसका जो एवरेज टॉर्क आएगा ना, वो आएगा 4a0 माइनस का a0 डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, तो ये 3a0 डिवाइड बाई 4 के बराबर आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए ये टॉर्क भी सेम होगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर नहीं होते, ठीक है। फिर तो आपको इंस्टेंट में बतानी होती, फिर आपको एल जो है फंक्शन ऑफ टाइम दिया होना चाहिए, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करके अगर बच्चों एल फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, मान लो तुम्हें ना ये फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, तो टॉर्क पूछा हो तो क्या करोगे, डीएल डिवाइड बाई डीटी कर देना, समझ गए। इंस्टेंटेनियस टॉर्क वैसे ही आता है, लेकिन ये एवरेज टॉर्क है, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस टॉर्क आर सेम। अच्छा, डिस्कशन के बाद क्लैरिटी अच्छी हो रही है टॉपिक में, मतलब कमांड अच्छी हो रही है, क्वेश्चन चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से, डिस्कशन के बाद तो आएंगी। चलो भाई 35 तक हो गया, अब बच्चों 40 तक मुझे बताओ कौन कौन से डाउट हैं आपके ना, अप टू क्वेश्चन नंबर 40। ये शायद कोलिजन और इंपल्स वाले हैं, ठीक है ना, अप टू 40, 40 तक, 40 तक। हाँ आपने शायद रवि नाम से पूछा था है ना, तो मुझे याद था, मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा उसको ना क्लास में। बताओ बच्चों 40 तक डाउट जो है आपके, अब लिखा करो जब मैं पूछा करूँ 38, 40, 38 एंड 40। और बताओ बच्चों और कोई डाउट हो तो आपका 38 एंड 40 के अलावा, 38 एंड 40, 37, 38 एंड 40, 37, 38 एंड 40, ठीक है। 37, 38 एंड 40 ये हो गया पक्का, ये हो गए 36 हो गया, 37, 38, 39, 40, ओके। अब देखो अच्छा 37 देख लेते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेट आफ्टर द कोलिजन। अच्छा इसमें देखना, अ पार्टिकल ऑफ मास मूविंग विद यूज कोलाइड विद द प्लेट एंड स्टिक कर जा रहा है, चिपक जा रहा है, यहाँ पर पार्टिकल जो है चिपक गया, उसी का पार्ट बन गया। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेट आफ्टर द कोलिजन इज। अच्छा एक चीज करना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो प्लेट और पार्टिकल को सिस्टम मानना। पहले तो बच्चों सिस्टम डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मैंने प्लेट और पार्टिकल को सिस्टम कंसीडर कर लिया, ठीक है भाई। क्या ये दोनों फ्री हैं, क्या इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग सकते हैं टक्कर के दौरान, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लग सकते हैं। आपने इस रॉड इसको हिंज कर रखा है, तो हिंज जो है ना, हिंज इस पॉइंट को रोके रखने के लिए कितना भी फोर्स लगा सकता है, दैट कैन बी इंपल्सिव एज वेल। तो क्या इन दोनों सिस्टम का, दिस प्लस पार्टिकल का, मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? नहीं, मुझे नहीं पता हिंज फोर्स लगा सकता है यहाँ पे, तो इसलिए मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में तो बात नहीं करूंगा, है ना। अगर मैं हिंज के अबाउट देखूं बच्चों, टॉर्क अबाउट हिंज,
अगर मैं हिंज के अबाउट देखूं तो बच्चा टॉर्क अबाउट हिंज 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है? हिंज से ही सारे फोर्स पास हो रहे होंगे, पार्टिकल और इसके बीच में लगने वाला फोर्स तो बच्चों क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज क्या होगा रे, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज बच्चों कांस्टेंट होगा। तो जब ये इससे टकराएगा और यहां पे जाके चिपक जाएगा तो ये पूरा सिस्टम बच्चों सिर्फ घूम सकता है। तो दिस पार्टिकल विल आल्सो रोटेट, पार्टिकल भी रोटेट ही करेगा बच्चों, घूमेगा ही। ठीक है, ओके, तो पार्टिकल बच्चों रोटेट करेगा। तो एक बात बच्चों मुझे बताओ, जब ये पार्टिकल यहाँ पे चिपक गया तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? तो देखो एंगुलर मोमेंटम पहले सिर्फ पार्टिकल के पास है, एम यू इंटू, देखो इसकी जो वेलोसिटी वाली लाइन है ना वो ऐसे परपेंडिकुलर बना ली तुमने, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए के बराबर, एम यू इंटू ए के बराबर। एक बार बच्चों डायरेक्शन जरूर चेक कर लेना, आर वेक्टर इधर आएगा, वी वेक्टर इधर की तरफ, तो आर क्रॉस वी बाहर की तरफ। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। अब ये पार्टिकल इससे चिपक गया, अब इस पूरे को मैं एक ही सिस्टम कंसीडर कर सकता हूँ, एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ बच्चों। पार्टिकल इस कॉर्नर पे चिपक गया और इसके साथ ही घूम रहा होगा, तो अब बच्चों एक ऐसा बन गया ना, एक प्लेट जिसपे एक पॉइंट मास चिपका हुआ है, वो पूरी प्लेट घूम रही है। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट, अब तो बच्चों जब तुम्हें पता है कि पूरी बॉडी घूम रही है, देखो पहला जो फॉर्मूला लगाया ना बच्चों, वो मैंने पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखा है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम में। और अब दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा ना, रोटेशन अबाउट दी फिक्स्ड एक्सिस का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि पार्टिकल इससे चिपक गया, चिपकने के बाद ये पूरी एक बॉडी बन गई जो कि एक फिक्स एक्सिस का अबाउट रोटेट कर रही है, तो मतलब आई ओमेगा वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आई में आपको इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना ही लिखना है, साथ में पार्टिकल भी तो घूम रहा है उसके साथ, तो पार्टिकल का भी लिखना है। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो आएगी ना बच्चे यहाँ पे, अगर तुम्हें पता हो तो आई की वैल्यू कैसे लिखोगे, प्लेट के लिए तो तुम पहले एक ये वाली एक्सिस बनाओगे, एक ये वाली बनाओगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ पे इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे, m इंटू 2a का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस का, अच्छा मास क्या है इसका, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m, ओके, m इंटू a का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस का m इंटू, अब ये डिस्टेंस ये a बाई 2 के बराबर है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो रूट के अंदर 5a डिवाइड बाई 2, तो 5a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 15 16 4 19 19 ma स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ठीक है, 19 ma स्क्वायर डिवाइड बाई 12 दिस इनटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी ना 12 UA डिवाइड बाई 19 m, अच्छा m तो कट जाएगा दोनों साइड से ना, 19a, the angular velocity of the plate after collision, a uniform rectangular plate of mass m which is free to rotate about the smooth vertical axis passing through the center of the perpendicular to the table is lying on a smooth horizontal surface. Particle of mass m moving with the speed u collide with the plate and stick to it as shown in the figure. Angular velocity of the plate after the collision, m u into a, ये सही लिखा है मैंने, is equal to m into 2a का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो 4 हो जाएगा, m इंटू इधर वाली एक्सिस का आउट m इंटू a का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये a के बराबर है, ये a बाई 2 के बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस a बाई 4, तो 5 रूट के अंदर 5 बाई 2, तो रूट के अंदर 5 बाई 2, तो m इंटू दिस डिस्टेंस m इंटू 5a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, सही है। जब 12 एलसीएम आएगा तो 3 15 16 4 20 20 आएगा, ये बच्चे में 20 आएगा। ठीक है, 20, तो 3u डिवाइड बाई 5a विल बी द आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी यार, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने, 15 16, ठीक है 20 आएगा। ठीक है भाई, ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड हिंज। इसके अबाउट बच्चे रॉड रोटेट कर रही है, ठीक है, ऑन अ वर्टिकल एक्सिस ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। द इलास्टिकली स्ट्राइक द पार्टिकल, इलास्टिकली, ठीक है, इसका मतलब E की वैल्यू 1 के बराबर है। स्ट्राइक द पार्टिकल प्लेस्ड एट L/3 फ्रॉम द एक्सिस, मास ऑफ द पार्टिकल इज, it elastically strikes a particle placed at a distance L/3 from its axis and stops, और बच्चों फाइनली फिर रुक गई है। ठीक है, टकराने के बाद रुक गई है। तो हम रॉड और पार्टिकल को सिस्टम मानेंगे बच्चों, हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर सकता हूं,
तो पहले एंगुलर मोमेंटम था कितना, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू ओमेगा के बराबर। टक्कर के बाद बच्चों रॉड तो रुक गई, मान लो ये वी वेलोसिटी से जाने लगा, तो एम इंटू वी एल बाई 3 के बराबर। तो बच्चों यहां से तुम्हारे पास v का एक रिलेशन आ जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। v इक्वल टू ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 4 के बराबर हमारे पास बच्चों ये आ गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी होनी चाहिए बच्चों अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो परपेंडिकुलर वाला जो लाइन होता है वही लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है। तो जब बच्चों ये टकराने आ रहा था ना, तो ये ओमेगा इंटू एल बाई 3 स्पीड से आ रहा था और ये जा रहा है v से, तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू एल डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। ओमेगा एल की वैल्यू बच्चों 3v के बराबर आ जाएगी है? एक मिनट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। अच्छा, इनके मास अलग अलग दे रखे हैं। मास बच्चों इसका कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, कैपिटल एम और ये यहाँ पे स्मॉल एम। इनमें बच्चों ये रिलेशन है, ओमेगा एल जो है ना 3b के बराबर है, तो यहाँ पर रख दो बच्चों स्मॉल एम इंटू बी, कैपिटल एम इंटू 3b डिवाइड बाई 4। तो मास ऑफ द पार्टिकल स्मॉल एम जो आएगा ना बच्चों 3m/4 के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मास दोनों के अलग अलग है बच्चों। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों हम इन केसेस में, हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं और ई की इक्वेशन लगा रहे हैं अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। काम खत्म, डन 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 डन। ओके, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 39 में जो किसी ने पूछा है क्या, हाँ 39 में पूछे, 39 40 पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v परपेंडिकुलर टू द रॉड एट डिस्टेंस d, मतलब d लेंथ है उसकी, मास उसका 6m के बराबर दे रखा है। द हिंज इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है। द पार्टिकल स्ट्राइक्स एंड स्टिक टू द एंड, ये पार्टिकल भाई साहब आए और टकराए और टकरा के बच्चे यहीं पे चिपक गए। रॉड का मास बच्चों 6m के बराबर है। तो हिंज के अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। पहले बस पार्टिकल का था बच्चों एम वी इंटू d/2 के बराबर, ठीक है, ये था पार्टिकल का। बाद में बच्चों पार्टिकल इससे चिपक गया और ये पूरा सिस्टम ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। इसका मास है 6m, d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस m इंटू d/2 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इंटू ओमेगा। एम वी इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3m d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2b डिवाइड बाई 3d के बराबर। ठीक है, ये आ गया बच्चों ओमेगा का वैल्यू 2b डिवाइड बाई 3d के बराबर। कुछ नहीं यार, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो लगा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, इन्होंने बोला कि अबाउट द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है बच्चों, इसके अबाउट ही घूम सकती है बॉडी। आपने एक इंपल्स लगाया, इंपल्स क्या है एच, एच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों टाउ डी टी के बराबर। एंगुलर इंपल्स है, दिस इज एंगुलर इंपल्स। अच्छा, आपको पता होगा कि डीएल डिवाइड बाई डी टी जो होता है ना बच्चों वो टॉर्क के बराबर होता है। तो डीएल इज इक्वल टू टाउ डी टी के बराबर होता है। अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो तुम्हारे पास एंगुलर इंपल्स, जैसे इंपल्स क्या होती थी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इंपल्स लगा के आप लीनियर मोमेंटम चेंज करते थे। एंगुलर इंपल्स क्या करती है, एंगुलर मोमेंटम चेंज करती है। तो ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना बच्चों, ये टाउ dt के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इंपल्सिव टॉर्क लगा एकदम से, जैसे इंपल्सिव टॉर्क कब होगा, जैसे मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर रखा है, मैंने इसको इधर हिट किया तो ये ऐसे घूमने लग गया हिंज के अबाउट, तो ये हिंज के अबाउट इंपल्सिव टॉर्क कहलाएगा। तो इसका फोर्स इधर की तरफ आर दिस, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो टाउ dt समझ में, क्लास में, हाँ क्लास में कराया हुआ था इस तरीके का ना। तो बच्चों जैसे आपने इसको टैप किया तो एंगुलर स्पीड पूछी इन्होंने, तो एंगुलर स्पीड क्या होगी बच्चों, पहले तो ये घूम नहीं रही थी, बाद में घूमने लग गई, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, आई इंटू ओमेगा के बराबर। आई इंटू ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए, एंगुलर इंपल्स के बराबर, जो कि एच के बराबर दे रखी है। इस वाली एक्सिस का मोमेंटम एनर्जी कितना आएगा, जेड एक्सिस के अबाउट एम इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एच, ओमेगा इज इक्वल टू 12h।
अच्छा, इन्होंने डी जो दिया है ना बच्चों, वो वाई एक्सिस से दिया है, ठीक है, तो बेसिकली 2d का स्क्वायर होगा, 3 आ जाएगा। पूरी विड्थ तो इसकी 2d के बराबर है। सो कोई भी इंपल्सिव फोर्स किसी भी हिंज वगैरह से ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर कोई इंपल्सिव फोर्स लगा रहे हो ना आप, तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आता है ना, वो इंपल्स इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर आता है। मैं फिर बना दे रहा हूं बच्चों, जैसे कोई बॉडी है, ये ना, ये कोई बॉडी है, यहाँ हिंज हो रखी है, आपने कोई इंपल्स लगाई, इंपल्स नॉट एंगुलर इंपल्स, यहाँ पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो बच्चों इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा ना, या एंगुलर इंपल्स जो आएगा, आई इंटू आर परपेंडिकुलर के बराबर आएगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अगर एंगल पे लगाई तो फिर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेना, सिर्फ उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया ना बच्चों, जिस लेवल का पढ़ाया, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए मैंने तुम्हें पढ़ाया, अगर आपने उन चीजों को सही से समझ लिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन एज वेल, नहीं 40 तक हो गया। बताओ भाई, 41 से लेके मैंने तुम्हें 45 तक भी दिए थे, 41 से लेके 45 तक सीटीआरएम के क्वेश्चंस, 41 से लेके 45 तक सीटीआरएम वाले जो क्वेश्चंस हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? 41 से लेके 45 तक क्लास इलस्ट्रेशन तो बच्चों कोशिश यही रहती है ना कि क्लास इलस्ट्रेशन उस लेवल के हो जाए कि बच्चा जो है कम से कम शीट को सॉल्व कर पाए। तो 41, 42 एंड 45, 41, 42 एंड 45, 41 क्या कह रहा है बच्चों कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन विल बी, ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ये रोटेशन का नहीं है। एक पार्टिकल है जो बच्चों 0,8 से स्टार्ट कर रहा है, मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3 i कैप आफ्टर 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद बच्चों दिस पार्टिकल विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, इट विल बी हियर एंड मूविंग लाइक दिस। और तुम ओ के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है बच्चों, जैसे इसकी लाइन ऑफ साइट का ये एंगल है थीटा, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हुआ कि थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, यही हुआ ना मतलब ओमेगा। आपको पता हो तो इसको, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लूंगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये v cos थीटा आ जाएगा, और इधर वाली वेलोसिटी बच्चों v sin थीटा आ जाएगी। मैंने तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया था कि ऑब्जर्वर जब देखने के दौरान अपनी गर्दन जिस रेट से घुमा रहा होता है ना, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या इस वाले कंपोनेंट की वजह से गर्दन घूमेगी? नहीं, सिर्फ इसकी वजह से घूमेगी। तो ओमेगा अबाउट ओ जो आएगा ना बच्चों, v cos थीटा डिवाइड बाई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 15 और 8 का जो आता है ना 64, और मेरे ख्याल से ये 17 आता है, 17 cos थीटा बच्चों का देखोगे ना तो 8/17 के बराबर आ रहा होगा। v की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3 के बराबर, 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 17 इंटू 17, 24 डिवाइड बाई 289 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी बच्चों अबाउट दिस पॉइंट आ जाएगी। ये तो सर्कुलर मोशन में ऐसे क्वेश्चंस कराए थे ना एंगुलर वेलोसिटी वाले। देखने वाला कौन है ये पकड़ लो, किसको देखा जा रहा है वो पकड़ लो। देखने वाले के रेस्पेक्ट में, देखने वाले और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर दो, उसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, दैट डिवाइड बाई डिस्टेंस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो 41 के बाद आप लोगों ने पूछा 42 एंड 45। 42 तो इजी था, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज, अच्छा इन्होंने एक एक बच्चों, ये डिस्क है विच इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब v2 रूट के अंदर 3/2 ये बराबर होना चाहिए बच्चों v1 डिवाइड बाई 2 के, मतलब v1 जो है √3 v2 के बराबर होना चाहिए। एक तो इक्वेशन बच्चों ये आ जाएगी। दूसरा, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा ना √3 v1 डिवाइड बाई 2, अच्छा इसको तो उड़ा दो बच्चों, ये तो दोनों का बराबर होगा, है ना। इसकी वेलोसिटी आएगी v2 डिवाइड बाई 2 इधर की तरफ। ए को रोक दो बच्चों, इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी पूछी ना, तो किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में पता कर लो, पूरी बॉडी का ओमेगा सेम ही होता है, तो इधर जाके ऐड कर दोगे ना, सो √3 और v1 डिवाइड बाई 2 को। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी। अच्छा v1 की जगह पे ना ले जाके ये पुट कर देना बच्चों, v1 की जगह पे ना
तो √3v2 जब पुट करोगे तो 3v2 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट देखो ना ए के रेस्पेक्ट में, तो ये v2 के बराबर आ जाएगा 3v2/2 माइनस का v2/2, ये v2 के बराबर आ गया और ये डिस्टेंस हो गया d के बराबर, ये ऐसे घूम रहा होगा। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चा तो v2 डिवाइड बाई d के बराबर अपने पास आ जाएगी। तो इसमें दो चीजें लग गई, एक तो रिजिड बॉडी की कंडीशन लग गई, एकदम से बच्चे कहाँ गायब हो गए भाई। एक तो वो रिजिड बॉडी वाली कंडीशन लग गई, अलोंग द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट सो डू नॉट चेंज विद टाइम। और दूसरा बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है जो सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था वो लग गया। लेट्स टॉक अबाउट द 45। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों क्या करता है, जेई एडवांस ने भी पूछा है, और जिस बच्चे ने शीट को इसको कर रखा होगा वो जेई एडवांस वाले क्वेश्चन को 2 बार लगातार पूछा है जेई एडवांस ने। उन्होंने थोड़ी चीज अलग पूछी, लेकिन जेई एडवांस ने लगातार 2 बार 21 में और शायद 22 में दोनों साल इससे क्वेश्चन आया है, या तो 22 में 23 में आया था या 21 और 22 में आया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का। तो मैं इन्होंने इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों ना, इस वाले पॉइंट का, ए पॉइंट का। मुझे बताओ बॉडी कर क्या रही है। देखो ये जो बॉडी है ना, ये इसका सेंटर है यहाँ पे, वो सेंटर इस सर्कल पे घूम रहा है, तो मोशन ऑफ दिस पॉइंट इज सर्कुलर, ये सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है, v0 स्पीड से, और इससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। तो जैसे पहिया चलता है ना, पहिया ऐसे सेंटर, पहिए का सेंटर तो बच्चों सीधा जाता था, लेकिन इसमें सेंटर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये बच्चों क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब तुम्हें ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, तो कैसे बताओगे, मैंने तुम्हें क्या बताया था, या एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, या इसी को सेंटर ऑफ मास बोल दो, प्लस का एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये फंडा याद आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, अपन सेंटर के रेस्पेक्ट में चले जाएंगे, पहले उसके रेस्पेक्ट में सारी चीजें पता कर लेंगे, फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएंगे, यही तरीका होता है। ओके, इस सेंटर का एक्सेलरेशन है क्या कोई, यस, इस सेंटर का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, क्योंकि सेंटर इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एट दिस मोमेंट, बच्चे उसका एक्सेलरेशन आएगा माइनस का v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। v0 स्पीड से 4r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, सेंटर जो है, ये सेंटर का एक्सेलरेशन आ गया। सेंटर के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंटर को रोक दिया तुमने, तो ये सिर्फ घूमेगा ऐसे, इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, मतलब सेंटर मास कर देते हैं, ठीक है। ये बच्चों इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, और कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर के बराबर, पॉजिटिव आएगा। इन दोनों को बच्चों ले जाके ऐड कर दो। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू देखो v0/2r दे रखी है, तो v0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4r आ जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, इन दोनों को जब तुम उधर ले जाके पुट करोगे ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आ जाएगा, जब इनको ले जाके पुट करोगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए दिस विल बी 0। याद आया सीटीआरएम में क्या सिखाया था आपके सर ने, कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखो और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, मतलब सेंटर ऑफ मास के को फिर मतलब ग्राउंड फ्रेम में आ जाओ, तो बॉडी पे एक एक्सिस चूज करो, उसके अबाउट बात कर लो, फिर ग्राउंड के फ्रेम में आके बात कर लो। यही था जो मैंने तुम्हें सिखाया था। क्या आप लोग ये सब करके आए? तो नो इमेज फाउंड, अच्छा वो रिकवर हो गया है। रुको, अब आते हैं बच्चों सब्जेक्टिव के डिस्कशन पे ना। डिस्कशन ही बच्चों हमारी क्लास का मोस्ट पावरफुल टूल है। सब्जेक्टिव का बच्चों मुझे एक मिनट ना पेज नंबर पता कर लेता हूँ, किस पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्टिव।
तराजू वाला क्वेश्चन, उसमें क्या है? फ्रूट वेंडर इंदिरा बिहार, कोटा में है बच्चों जगह ना, is selling fruit by faulty balance. He uses correct weight, but he has tied a thread of 100 gram mass at a distance of 4 centimeter from the hinge as shown. You buy 250 gram of grapes. How many gram grapes do you actually get? Okay. बच्चों बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो इसके बारे में। तुम जब किसी से सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो तो वो तुम्हें कैसे बताता है कि ये सब्जी उसने आपको 1 किलोग्राम दे दी? वो क्या करता है कि वेट लेता है 1 किलोग्राम का, जिसमें मार्क होता है 1 kg, उसको ले जाके रखता है एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में सब्जी रखता है, बैलेंस हो गया। आपने कहा कि ये सब्जी 1 किलोग्राम है क्योंकि इससे बैलेंस हो रहा है, तो आपने किसको देखा? वेट को। वो 1 किलोग्राम है या नहीं वो थोड़ी पता आपको, आपने देखा कि हाँ ये 1 किलोग्राम के वेट से बैलेंस हो रही थी। तो जब आप यहाँ पे गए ना तो उसने यहाँ पे 250 ग्राम का वेट रख के दिखाया होगा और बैलेंस कर दिया होगा। तुम तो इससे देखते हो ना कि हाँ ये 250 ग्राम अंगूर हो गए। आई बात समझ में? बस तो यहाँ पे जो वेट लग रहा होगा ना बच्चों, इधर कितना लग रहा होगा? 250 ग्राम, मतलब 1/4 किलोग्राम इंटू 10 करोगे तो बच्चों 5/2 न्यूटन। यहाँ पे बच्चों 0.1 किलोग्राम है, ये 0.1 इंटू 10 तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा। और ग्रेप्स मान लो m मास लिया आपने ना, तो 10m के बराबर ये हो जाएगा। अब इसके अबाउट बच्चों टॉर्क बैलेंस कर दो, 5/2 इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 0.04 प्लस का m इंटू 10 इंटू 0.1। तो एक काम करो, इसको उड़ा देते हैं, तो 2.5 माइनस का 0.4 10m, m इज इक्वल टू 210 ग्राम आ रहा होगा। ठीक है, तो 210 ग्राम लेके आए हो आप एक्चुअली। यहाँ वेट तुमने 250 देखा, लेकिन तुम्हारे अंगूरों का वेट जो है एक्चुअल वेट जो है उनका दैट इज 210 ग्राम। 4 तक डिस्कस हो गए थे बच्चों। 5 से लेके 8 तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? 5 से लेके 8 तक, 5 से लेके 10 तक बताओ तुम तो। 5 to 10, 5 से लेके 10 तक बच्चों डाउट्स आपके जो भी हैं जल्दी से लिख दीजिए। सब मेरे गांव आकर व्यापारी यही करता है, फिजिक्स लगाकर कर दूंगा। 5 6 7 10 मतलब 5 6 7 8 10। वाह क्या लाइन लगा दी तुम लोगों ने ना, 5 6 7 8 10। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ना पहले तो। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, स्लिपिंग इज एब्सेंट। ए और बी के बीच में स्लिपिंग एब्सेंट है, और इन्होंने बोला कि टू डिस्क ए एंड बी टच ईच अदर एज शोन इन द फिगर। अच्छा बच्चों ये बताओ, इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन आ रहा होगा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों अल्फा इंटू आर के बराबर होगा, और जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही बच्चों ये दे रखा है आपको 2 के बराबर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा इंटू आर की वैल्यू बच्चों तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? अब ये डिस्क अगर ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, तो बच्चों देखो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा अल्फा डैश से, तभी तो भाई इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है अल्फा इंटू आर, तो इसका एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होना चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो, अल्फा डैश इंटू 2r के बराबर। ये वाली बात समझ में आई?
तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डैश इंटू टू आर और दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो अल्फा आर जो है अल्फा डैश इंटू टू आर के बराबर आएगा। और अल्फा आर की वैल्यू हमें ऊपर पता है 2, तो अल्फा डैश आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2r के बराबर। ठीक है, ये अल्फा डैश आ गया। इसको अल्फा डैश कौन दे रहा होगा? यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा F इंटू टू आर, और वो बच्चों इसके आई अल्फा के बराबर होना चाहिए। आई कितना है इसका? मास है 2, 2r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि डिस्क है, इंटू अल्फा डैश। तो एक काम करना, 2r से एक 2r कट जाएगा, और ये r इंटू अल्फा डैश जो है ना बच्चों, r इंटू अल्फा डैश 1 के बराबर आ जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। तो F की वैल्यू बच्चों 2 न्यूटन के बराबर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? A mass M is attached to the pulley through a cord as shown in the figure. The pulley is a solid disc where the radius r, the cord does not slip on the disc. The mass is released from rest at a height h from the ground, and the instant the mass reaches the ground, the disc is rotating with an angular velocity omega. Find the mass of the disc. अच्छा, जब ये यहां पहुंचेगा ना बच्चों, मास h नीचे, तो इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी v, है ना? तो बच्चों यहां से रस्सी लूज होनी चाहिए v की स्पीड से, और ये बच्चों ऐसे ओमेगा से घूमना चालू कर देगा। भाई मास नीचे जाएगा, ये घूमेगा, यहां से रस्सी लूज होगी तभी तो जाएगा। तो क्या पहले तो v इक्वल टू ओमेगा आर होगा या नहीं होगा, ये बता दो मेरे को। ये जितने से नीचे जा रहा होगा उतने से घूम के यहां से रस्सी लूज कर रहा होगा, है ना? ओके, अब ये h नीचे आया तो mgh पोटेंशियल एनर्जी घटी, और वो दोनों के पास गई है बच्चों। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है प्लस का हाफ कैपिटल M, mass M is this is the pulley of a solid disk with radius r does not slip. The mass is released from, मास ऑफ डिस्क बताना है, तो m डैश इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर हो जाएंगी। अच्छा, v की जगह पे बच्चों क्या रख देंगे हम, जो ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ पे ले जाकर रख दो ओमेगा इंटू आर। तो m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 m डैश ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसको इधर ले आओ, एक काम करो, आर स्क्वायर से नीचे आर स्क्वायर कर लो। एम डैश इज इक्वल टू 2m कॉमन ले लेना, 2m कॉमन ले लिया यहाँ से ना तुमने, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देना इसको, तो जी एच 2gh ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 1। देखो काम खत्म, एनर्जी और ये फंडा। Seventh number question. A uniform circular disc of a radius r and mass m. Particle also has a mass m and fixed at a point A. अब ये r/4 डिस्टेंस है बच्चों, इसके आउट रोटेट कराना है। जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर रीच कर जाएगी, तो देखो लोवेस्ट पॉइंट पर जब ये रीच करेगी ना, ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, ये मास आ जाएगा यहाँ पे, डिस्क का सेंटर बच्चों यहाँ आ जाएगा, ये r/4 है। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना हुआ है बच्चों ना, r/4 थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए था। r/4 का मतलब होना चाहिए था ये, सेंटर यहाँ है, r/4 बच्चों ये होगा, सेंटर है तो r/4 तो बच्चों ये होगा ना, करीब करीब r/2 दिखा रखा है। अब क्या होगा बच्चों, जब ये अब सेंटर नीचे आ जाएगा r/4 और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो
ऐसा बनेगा बच्चों, ठीक है। यहां वाला मास यहां पहुंच जाएगा। अच्छा, अब डिस्क का सेंटर यहां पहुंच जाएगा r/4 नीचे, डिस्क का सेंटर r/4 नीचे आ जाएगा ना, जो यहां पे था यहां पे घूम के यहां पहुंच जाएगा। अरे पूरी डिस्क नीचे पहुंच जाएगी जब, ठीक है। तो लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछी है, तो यहां पे बच्चों जब ये डिस्क ऐसे आ जाएगी ना, तो इसके पास एक ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्यों आएगा बच्चों, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी है। देखो ये मास यहां से यहां पहुंच गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी, mg। ये कितना है बच्चों, r प्लस का r/4, 5r/4 प्लस का 5r/4, तो 10r/4 प्लस डिस्क का मास कितना है, mg इंटू r/2, ठीक है। ये हो गए बच्चों दोनों के, और ये बच्चों सारा के सारा किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में। आई की वैल्यू बच्चों इस डिस्क की इस वाली एक्सिस के अबाउट लिखनी है आपको ना, इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो कैसे लिखोगे, पहले डिस्क की खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखोगे, mr² डिवाइड बाई 4 होता है, अरे डायगोनल वाली एक्सिस, प्लस उसको पैरेलली शिफ्ट कर दोगे तो mr² डिवाइड बाई 16, प्लस का इस पार्टिकल का इस वाली एक्सिस के अबाउट m5r/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 3mg r इज इक्वल टू 4 और 1 5, 5 और 25 30, 30 mr² डिवाइड बाई 32 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर, अच्छा 3 से कट जाएगा ना, 16/5 g डिवाइड बाई r, तो रूट के अंदर 16/5 g डिवाइड बाई r के बराबर आ गई। तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 5r/4 के बराबर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा इंटू 5r/4, रूट के अंदर जी आर आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई रूट के अंदर 5। कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह ढंग से लिखो, सही से करोगे ना तो ये क्वेश्चन खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। यार देखो डायग्राम तो तुम्हें बनाना पड़ेगा कि यहां पे जो मास था ना वो यहां पहुंच गया, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां होता है। सेंटर ऑफ मास पहले r/4 ऊपर था, ये इसके अबाउट पकड़ रखा है तुमने, इसके अबाउट घुमा रहे हो इसको ना, इस लाइन के अबाउट, ये इस लाइन के अबाउट घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा ना, कितना नीचे आ जाएगा, r/4 ऊपर था, r/4 नीचे आ जाएगा। तो मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आया r/2, क्योंकि r/4 प्लस r/4 इतना, ये कितना नीचे आया, ये जो हाइट होगी 5r/4 के बराबर होगी, तो ये इतना नीचे आ गया 10r/4। तो 10r/4 ये नीचे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी घटी, इसका सेंटर नीचे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी घटी, और ये सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है भाई, ऐसे। आठवां क्वेश्चन, आठवां पूछा है ना, फॉर अ फिक्स्ड ओमेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द असेंबली फॉर एन एक्सिस थ्रू बी कंपेयर्ड विद दैट फॉर एन एक्सिस थ्रू ए। ये तो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों,
काइनेटिक एनर्जी अबाउट ए जो आएगी वो हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अबाउट बी जो आएगी ना बच्चों, हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस 3m इनटू दिस डिस्टेंस। ये L/√3 के बराबर आती है बच्चों ना, L/√3 नो का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ओमेगा तो सेम ही होगा, कंपेयर कर लोगे बच्चों इसको। अच्छा, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, m L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये तो इजी था। और कौन सा पूछा बच्चों 10th तक? और कौन सा डाउट था आपका 10th तक? और कोई डाउट था क्या? ये क्लास में कराया यार, इसको जैसे कट कर दोगे ना तो वही होगा ना, रॉड को छोड़ने वाला क्वेश्चन। यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी, यहाँ पे टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क आएगा ना, mg लग रहा होगा ना यहाँ पे, उसका टॉर्क आएगा। अल्फा पता करके एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या आएगा, अल्फा इंटू 3L/4 के बराबर, ठीक है। द रिएक्शन एट पिन, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता कर लेना, अल्फा इंटू L/4, mg नीचे की तरफ लग रहा है, fy मान लेना, fx तो होगा ही नहीं अभी ना, बस वर्टिकल डायरेक्शन में mg माइनस का fy इक्वल टू m इंटू a कर देना। ये तो वही क्वेश्चन है बच्चों ना, मैंने जो क्लास में कराया था। फाइंड द फोर्स ऑफ हिंज व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। रॉड मासलेस है बच्चों, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बच्चों यहाँ पे होगा, और यहाँ 2m मास कंसीडर करना है। ये पूरी रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा 2mg इंटू 3L/4, क्योंकि सेंटर ऑफ मास 3L/4 पे ना यहाँ से। ये पोटेंशियल एनर्जी घटी इक्वल टू हाफ आई, आई लिखो बच्चों इसके अबाउट ml² डिवाइड बाई 4 प्लस ml²। अरे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml/2 का स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यहाँ से तुम्हारे पास। अब यहाँ पर 2m मास रखा है, इसका वेट हो जाएगा 2mg। ओमेगा से घूम रहे हैं तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L/4 के बराबर आएगा। तो टेंशन माइनस का 2mg इज इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L/4। ये दो इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व। देख रहे हो तुम, वही वर्क पावर एनर्जी के फंडे, वही F इक्वल टू ma वाले फंडे, रोटेशन में सब आ जाता है, पूरा मैकेनिक्स आ जाता है। अब यहां से बच्चे मैंने तुम्हें दिए थे 15 तक क्वेश्चंस, 15 तक। जो भी डाउट है आपके जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आपको आगे का होमवर्क देने वाला हूं। आगे का होमवर्क बच्चों कल तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा टॉपलिंग और वो ना, परसों संडे उसकी छुट्टी है तुम्हारी, 12 और 15 अभी मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या क्या और करके आना है। 12-15 12वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एंड लेंथ L is hinged at the upper end and is released from the rest in the horizontal position. Find the tension at a point located at a distance L/3 from the hinge point when the rod becomes vertical. तो रॉड जब बच्चों वर्टिकल हो जाएगी ना तो इट विल बी रोटेटिंग विद सम ओमेगा, और वो होगा mgl डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इनटू ओमेगा का स्क्वायर। अरे इसका सेंटर मास यहाँ पे आ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो घटी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई होगी। अब L/3 डिस्टेंस यहां से ना, L/3, इसका मास कितना होगा बच्चों, 2m डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तुम्हें पता है बच्चों यहाँ पे जो टेंशन होगी ना, वो सर्कुलर मोशन में मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए थे कि इस वाले पार्ट को इसके मिड पॉइंट पे रख दो, इसके मास को ना इसके मिड पॉइंट पे। तो ये है बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितना है 2L/3, मतलब यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे, और ये भी L/3 डिस्टेंस हो जाएगी। यहां पे ये 2m मास रख दो, एक तो इस पे लग रहा होगा 2mg डिवाइड बाई 3 नीचे की तरफ, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा होगा ऊपर की तरफ, वो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L/3 के बराबर, क्योंकि ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा 2L/3 रेडियस के सर्कल में। तो यहाँ पे जो बच्चों टेंशन आएगा ना, यहाँ पे ये टेंशन, तो टेंशन एट L/3 जो आएगा ना, दैट माइनस का 2mg डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2m/3
इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l डिवाइड बाई 3। तो t एट l बाई 3 जो आएगा वो 2mg डिवाइड बाई 3 प्लस का, अब ये क्या है ना m ओमेगा स्क्वायर l जो है ना m ओमेगा स्क्वायर l 4/9 तो अलग कर लेना, ये mg के बराबर आ जाएगा। ये 2mg के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। 15वां, विच इज योर लास्ट डाउट। देखो इन्होंने एक ही वेलोसिटी ना 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है इधर नीचे की तरफ ना, 5 मीटर पर सेकंड, और बी की वेलोसिटी भी बच्चे इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है इधर की तरफ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सी। अच्छा एक काम करो बच्चों, किसी एक पॉइंट को रोक देते हैं अपन ना, इसको रोक देते हैं बी को। बी को जब तुम रोकोगे इसमें 10 ऐड कर दोगे ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये आएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसके अबाउट ये घूमता हुआ दिखेगा बच्चों बस। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिवाइड बाई ए के बराबर। अच्छा घूम तो ये भी रहा होगा इसके अबाउट, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी ना सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी वो ओमेगा इनटू ए के बराबर आएगी, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 5 आई है, लेकिन ये खुद चल रहा था, तो सी की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू बी वो 5 मीटर पर सेकंड है, उसमें बी की वेलोसिटी ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी कितनी आ जाएगी, ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड। रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 5√5 will be the answer. अब बच्चों मैं तुम्हें आगे का होमवर्क बताता हूं, ठीक है, जो आप लोगों को करके आना है। पैंतालीस तक तो हमारे बच्चों एक्सरसाइज 1 में डिस्कस हो गए, 66 टोटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 45 तक हो गए हैं। अब करना है बच्चों तुम्हें 46 से लेके अब तो क्या है एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट करनी है, ठीक है। बस टॉपलिंग वाले अभी मत करना, टॉपलिंग वाले अगली क्लास के बाद करना, ठीक है। टॉपलिंग वाले में बताता हूँ, टॉपलिंग वाला जो सेक्शन एच है ना उसके आगे वाला भी कर लेना है तुम्हें, आई भी करना है, लेकिन टॉपलिंग वाला नहीं करना, ठीक है। टॉपलिंग वाले के अलावा बच्चों सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अगली क्लास में करके, अगली क्लास मतलब मंडे, ठीक है, मंडे को जो हमारा डिस्कशन होगा ना बच्चों उसमें आपको एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट कर लेनी है। कल बच्चों मैं आप लोगों को टॉपलिंग वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, कुछ और इलस्ट्रेशंस कराऊंगा सीटीआरएम के, ठीक है, सीटीआरएम के बच्चों कुछ और इलस्ट्रेशंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। चलो भाई जाओ ऐश करो, ठीक है। कल के बाद परसों मतलब ये मंडे को खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक ना। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि कल भी थोड़ा सा हम डिस्कशन शायद कर लें, कल तो डिस्कशन क्या ही होगा, वही मंडे वाली क्लास में बच्चों में सारा डिस्कशन खींचना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2 के सब्जेक्टिव सारे और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, ये सब संडे को आपको कर लेना है, मंडे की क्लास में खत्म करना है अपन को ना, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे बच्चों ट्यूसडे से। चलिए भाई, ओके बाय।